हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक होगा फिनाल। और आज हम लोग फिनाल के बारे में देखेंगे कि फिनाल के भौतिक गुण क्या होते हैं और रासायनिक गुण क्या होते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि फिनाल क्या होता है और फिनाल को कैसे बनाया जा सकता है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फिनाल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम फिनाल के भौतिक गुणों पर बात करेंगे कि फिनाल के भौतिक गुण कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि फिनाल रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। तो अगर हम फिनाल के सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर नज़र डालें तो फिनाल कलरलेस होता है, यानी कि इसमें रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है और क्रिस्टल टाइप का सॉलिड होता है, अर्थात क्रिस्टल के रूप में होता है और ठोस होता है। बेसिकली क्या होता है, रंगहीन जितने भी आपके कंपाउंड होते हैं वो लगभग वाइट कलर के होते हैं, तो उसी से यहाँ पर रंगहीन शब्द इस्तेमाल कर लिया गया, क्योंकि वाइट के लिए स्पेशली कोई नाम नहीं दिया जाता है। तो जो फिनाल होता है वो रंगहीन होता है और क्रिस्टल के तौर पर होता है और सॉलिड होता है। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि इसका गलनांक 43 डिग्री सेल्सियस होता है और जो क्वथनांक है वो 182 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो 43 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि जो आपका एक क्रिस्टली सॉलिड है फिनाल वो 43 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगता है। और बॉयल होने की अगर बात करेंगे तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 182 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि पानी से कहीं ज़्यादा। तीसरा पॉइंट है इसमें फिनालिक गंध होती है। तो अगर देखा जाए तो फिनाल में हाइड्रोक्सिल समूह होता है और इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है जिसे हम फिनालिक गंध कह सकते हैं। और ये चौथा पॉइंट है कि यह जल में अल्प विलेय परंतु अल्कोहल व ईथर में पूर्ण विलेय है। तो कहने का मतलब है कि जो जल होता है उसमें आसानी से विलेय नहीं है, हल्का विलेय है या बोल सकते हैं कम विलेय है। लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे कि आपका अल्कोहल हो गया और ईथर हो गया, इनमें टोटली सॉल्युबल होते हैं, यानी पूरी तरीके से विलेय होते हैं। और ये आपका थोड़ा सा क्या होता है, क्षारीय होता है और इसी वजह से ये ब्लिस्टर भी क्रिएट करता है, यानी फफोले भी इसकी वजह से पड़ जाते हैं। तो ये कई सारे पॉइंट हैं जिनके तहत हम फिनाल के भौतिक गुणों का डिटेल बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि फिनाल के रासायनिक गुण क्या क्या हो सकते हैं। तो रासायनिक गुणों में हम देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर दिखाया गया है कि अम्लीय प्रकृति कैसी होती है। ठीक, तो अगर हम फिनाल की अम्लीय प्रकृति की बात करें तो फिनाल अम्ल की भांति व्यवहार करता है, लेकिन यहाँ पर ये प्रबल अम्ल नहीं दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। तो ये फिनाल है जो आपका ये एक दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं PHOH के तौर पर फिनाल को दिखाया गया है। और अगर इसको हम डिसोसिएट करते हैं यानी कि वियोजित करते हैं तो PHO- आयन यानी फिनॉक्साइड आयन प्लस H+ आयन देता है। तो जो H+ आयन है इसी की वजह से अम्लीय प्रकृति की पुष्टि होती है। अब यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि C6H5OH ये आपका फिनाल है और इसको जब डिसोसिएट किया गया पानी के माध्यम से तो C6H5O यानी कि फिनॉक्साइड आयन प्राप्त हुआ प्लस H3O यानी कि हाइड्रोनियम आयन प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं फिनाल के अम्लीय प्रकृति की वजह क्या है, H+ आयन का। और यहाँ पर अगर हम फिनाल के वियोजन स्थिरांक की बात करें तो यहाँ पर ये वियोजन स्थिरांक Ka बराबर है 10⁻⁻10। ठीक, और यहाँ पर भी देख सकते हैं फिनाल का जो आपका Ka का मान दिया गया है 1.1 गुणा 10⁻⁻10 दिया गया है। अरे कहने का मतलब वही है, यहाँ पर क्या किया गया 10⁻⁻10 दिखा दिया गया, यहाँ पर 1.1 गुणा 10⁻⁻10 दिखाया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा अम्लीय प्रकृति का डिटेल। अब इसके बाद में बात करते हैं कि फिनाल की अम्लता क्या होती है। ठीक, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो फिनाल है वो अल्कोहलों से अधिक अम्लीय होता है। और इसकी वजह अगर देखी जाए तो यहाँ पर फिनाल में अल्कोहलों से अधिक विलेय या अम्लीय होने की वजह है संयुग्मी क्षारक। ठीक, यानी फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन की वजह से ही जो फिनाल है वो अल्कोहलों से अधिक अम्लीय होते हैं। और उसकी वजह क्या है कि जो आपका फिनॉक्साइड आयन है इसमें रिजोनेंस पॉसिबल है, मतलब इसमें रिजोनेंस पाया जाता है और जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है, यानी कि स्थायी हो जाता है।
तो अगर हमसे पूछा जाए फिनाल ज़्यादा अम्लीय होते हैं या अल्कोहल होते हैं, तो हम यही बता सकते हैं कि फिनाल अल्कोहलों से अधिक अम्लीय होते हैं, लेकिन जो आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उनसे कम अम्लीय होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि फिनाल अल्कोहलों से अधिक अम्लीय है, तो उसकी वजह क्या है। तो हम यहाँ पर बना सकते हैं कि जो फिनाल है उसको जब डिसोसिएट करते हैं तो फिनॉक्साइड आयन देता है, और इस फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस और विलायकीकरण दोनों पॉसिबल हैं या संभव है। इसकी वजह से ही इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है और ये ज़्यादा स्थायी होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जो आपका एथिल एल्कोहल है CH3CH2H, ठीक, इसको डिसोसिएट जब करेंगे तो H प्लस आयन मिलेगा प्लस CH3CH2O माइनस आयन यानी कि एथॉक्साइड आयन मिलेगा। और यहाँ पर ये जो फिनाल है इसको जब हम डिसोसिएट करेंगे तो H प्लस आयन प्लस फिनॉक्साइड आयन मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपका ये एथॉक्साइड आयन है इसमें केवल विलायकीकरण ही संभव है, और उसके आधार पर स्थायीकृत होगा कि नहीं होगा डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम फिनाल की बात करें तो इससे जो आपको फिनॉक्साइड आयन मिला तो इसमें दोनों कंडीशन अलाउ हो जाती हैं, यानी कि इसमें आपका रेजोनेंस भी पॉसिबल है और विलायकीकरण भी पॉसिबल है। तो इसमें इसी वजह से स्थायित्व ज़्यादा होता है। यहाँ पर एक्सप्लेन में भी देख सकते हैं कि जो एथॉक्साइड आयन है उसमें जो ऋणावेश है ऑक्सीजन पर स्थानगत है, मतलब लोकलाइज्ड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ये आपका एथॉक्साइड आयन है उसमें ये जो माइनस है वो ऑक्सीजन पर स्थित है, और यह केवल विलायक संकरण द्वारा स्थायीकृत होता है। तो ये आपका जो O के ऊपर ये माइनस है ये आपका विलायकीकरण के माध्यम से ही लोकलाइज्ड होता है या इसमें स्टेबिलिटी आती है। लेकिन अगर हम फिनॉक्साइड आयन में देखें तो जो आपका ये फिनॉक्साइड आयन है और उसमें जो ऋणावेश है विलायक द्वारा और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉनों के अस्थानीकरण यानी डीलोकलाइजेशन दोनों के द्वारा स्थायीकृत होता है। तो सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो ये जो आपका एथॉक्साइड आयन है इसमें केवल विलायकीकरण ही इस ऑक्सीजन में जो ऋण है उसके सापेक्ष ये स्टेबल होता है, और जो ये आपका फिनॉक्साइड आयन है इसमें जो ये आपका ऑक्सीजन के ऊपर ऋण है यानी कि माइनस है, ये आपका रेजोनेंस के द्वारा भी स्टेबल होता है और विलायकीकरण के द्वारा भी स्टेबल होता है। तो ये कारण है जिसकी वजह से जो आपके फिनाल होते हैं वो अल्कोहलों से अधिक अम्लीय होते हैं। अब हम बात करेंगे कि फिनाल के अम्लीय गुण क्या होते हैं। ठीक है, ये भी आपका बेसिक पॉइंट है, क्योंकि अगर हम फिनाल के अम्लीय गुण की बात करें तो फिनाल में H प्लस देने की टेंडेंसी होती है, इसी वजह से उसमें अम्लीय नेचर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज देख सकते हैं कि फिनाल नीले लिटमस को लाल करता है, तो एसिडिक बिहेवियर शो करता है, इसकी वजह से जो फिनाल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक, दूसरा पॉइंट है कि प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से क्रिया। ये आपका पहला पॉइंट बनता है कि जो फिनाल है वो सक्रिय धातु जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, इनसे क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो प्रबल धन विद्युतीय अर्थात जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल टेंडेंसी होती है यानी कि प्रवृत्ति होती है उन्हीं को बोला जाता है प्रबल धन विद्युतीय धातुएं, या इनको सक्रिय धातुएं भी बोला जाता है। तो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी सक्रिय धातुएं हैं। तो सक्रिय धातुओं से अगर फिनाल रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन विस्थापित होगी। तो रिएक्शन यहाँ पर देख सकते हैं 2C6H5OH प्लस 2Na इक्वल टू 2C6H5ONa प्लस H2। और अगर इसकी थ्योरी लिखनी है तो ऐसे लिख सकते हैं कि फिनाल सक्रिय धातु सोडियम से अभिक्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। ठीक, तो इस तरीके से सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया करके फिनाल सोडियम फिनॉक्साइड और H2 का निर्माण करता है। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट में प्रबल क्षारों से अभिक्रिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फिनाल होता है वो प्रबल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो ये आपका C6H5OH फिनाल है प्लस NaOH, ये आपका क्या है, प्रबल क्षार है जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। तो इसमें दो तरीके के आयन हैं, Na प्लस और OH माइनस। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका फिनाल है इसमें दो तरीके के बॉन्ड ब्रेक होते हैं। एक तब जब ये आपका इधर जो आपका इस जगह पर बॉन्ड लगा है जिससे आपका ये OH समूह जुड़ा है ये पूरा का पूरा ब्रेक हो जाए, और दूसरा जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जब ये बीच वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो
O आपका साइड में हो जाएगा और H बाहर हो जाएगा। तो जो ये H बाहर होगा इस पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करता है हाइड्रोजन, है ना। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर शो करता है, इसलिए इस पर माइनस चार्ज होगा। तो ये जो H प्लस है वो OH माइनस के साथ मिल जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, प्लस माइनस से मिलता है और माइनस प्लस से मिलता है, ठीक, ऐसे बोल सकते हैं। और यहाँ पर प्लस प्लस नहीं मिलते या माइनस माइनस नहीं मिलते, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। तो ये जो H प्लस है ये OH माइनस के साथ मिलके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, ठीक। और यहाँ पर देख सकते हैं O के ऊपर माइनस था और Na के ऊपर प्लस था, तो ये माइनस और ये प्लस के पास पहुँच जाएगा, तो C6H5ONA बन जाएगा। तो ये आपका सोडियम फिनाक्साइड बन जाएगा। तो फिनाल से सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम फिनाक्साइड बनेगा। अब यहाँ पर खास बात, इस सोडियम फिनाक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाए, कौन से स्टेज में, जलीय माध्यम में। तो जब सोडियम फिनाक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड जलीय माध्यम में प्रवाहित की जाती है तो ये जो आपका सोडियम फिनाक्साइड है पुनः अल्कोहल में चेंज हो जाता है और ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि हमने क्या किया था, फिनाल की रिएक्शन NaOH से कराई थी तो सोडियम फिनाक्साइड बनाया था, और इसी सोडियम फिनाक्साइड में जलीय CO2 प्रवाहित करने पर फिनाल का दोबारा फार्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर व्हाट हैपेंस के क्वेश्चन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि फिनाल से हम फिनाल एट लास्ट फिर बना सकते हैं, ठीक। तो वो कैसे बना सकते हैं देख सकते हैं। अगली रिएक्शन है एल्कलीकरण। अब एल्कलीकरण में क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि डायरेक्ट रिएक्शन फिनाल से नहीं कराई गई है, सोडियम फिनाक्साइड से कराई गई। तो ये जो आपका सोडियम फिनाक्साइड है, मेथिल आयोडाइड CH3I को मेथिल आयोडाइड बोला जाता है, इससे रिएक्शन कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर बन क्या रहा है, फिनॉलिक ईथर बन रहा है, जिससे हम एल्किल एरिल ईथर भी बोल सकते हैं, ठीक। तो एल्किल एरिल ईथर बनता है। तो ये आपका सोडियम फिनाक्साइड हम डायरेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो सोडियम फिनाक्साइड को हम पहले प्राप्त कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस के तहत, जैसे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं सक्रिय धातु से अपक्रिया करा के, या NaOH से अपक्रिया करा के भी हम बना सकते हैं। तो सोडियम फिनाक्साइड से यहाँ पर रिएक्शन दिखानी है तो C6H5ONA प्लस मेथिल आयोडाइड CH3I से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बीच में बंध है, तो बंध जब टूटेगा ना तो ये सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, यानी प्रबल धन विद्युत तत्व होता है, तो इसलिए इस पर प्लस चार्ज आएगा। ओ प्रबल ऋण विद्युत तत्व होता है, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ये हटेगा ना, ठीक। तो ये जगह खाली होगी, ओ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा। तो ये जो माइनस है इस प्लस के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, NaI सोडियम आयोडाइड बना लेगा, और जो आपका CH3 है वो O माइनस के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर OCH3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा एनीसॉल। एक नाम इसका और होता है मेथिल फेनिल ईथर। तो इस पूरे प्रोसेस को हम एल्कलीकरण कहते हैं, है ना। तो रिएक्शन यहाँ पर देख सकते हैं, और थ्योरी ऐसे लिखी जा सकती है कि सोडियम फिनाक्साइड मेथिल आयोडाइड के साथ अपक्रिया करके एनीसॉल बनाता है। अगला पॉइंट है कि जिंक डस्ट से अभिक्रिया, यानी कि जिंक चूर्ण से अभिक्रिया अगर फिनाल करेगा तो क्या बनेगा, बेंजीन बनती है। यहाँ पर देख सकते हैं बेंजीन बनती है। ये आपका C6H5OH फिनाल है, ये आपकी जिंक जस्ता इसे बोल सकते हैं, चूर्ण के रूप में है। क्या करना है, गर्म कर देना है। तो जब फिनाल की अभिक्रिया Zn के साथ करते हैं, ठीक, तो होता क्या है, ये आपका Zn O के साथ मिल जाता है और बना लेता है जिंक ऑक्साइड, ठीक। और जो आपका हाइड्रोजन है वो अपनी जगह पर ही स्थित रहता है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो C6H5OH होता है सूत्र, और ये जो आपका H है जब यहाँ पर काउंट किया जाएगा तो C6H6 हो जाएगा, चूँकि बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है वो होता है C6H6, ठीक। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जो फिनाल है वो जिंक डस्ट से अभिक्रिया करके बेंजीन बनाता है। अगला रासायनिक गुण है PCl5 से अभिक्रिया। तो अगर फिनाल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन बनाता है, ठीक। ये आपका फिनाल है C6H5OH प्लस PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्शन करेगा तो ये आपका C6H5Cl आपका क्लोरोबेंजीन है,
प्लस POCl3 प्लस HCl। यहाँ पर Cl के 5 मालिक्यूल हैं, एक यहाँ पर लग गया, 3 यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो 5 हो जाएंगे Cl के मालिक्यूल। फास्फोरस का ये आपका P, यहाँ का ये आपका O, ठीक। यहाँ के Cl3 मिलके फास्फोरिल क्लोराइड बना लेगा। ये आपका फास्फोरिल क्लोराइड है, नाम याद रखना, फास्फोरिल क्लोराइड। और ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है। लेकिन मेन प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? क्लोरोबेंजीन, ठीक। कब? जब PCl5 से फिनाल रिएक्शन करेगा तब। अगला पॉइंट है अमोनिया से अभिक्रिया। तो यहाँ पर अगर हम फिनाल की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो एनिलीन बनती है। ये आपका इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एनिलीन क्या है ना? तो बेंजीन में अगर एमीन जोड़ दिया जाए, एमीन ग्रुप जोड़ दिया जाए, तो एनिलीन बन जाता है, ठीक। तो ये आपका एनिलीन है, ठीक। इसको एक नाम और दे सकते हैं, फेनिल एमीन। रिएक्शन में देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका फिनाल है C6H5OH प्लस NH3। रिएक्शन करानी है जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, एज ए कैटालिस्ट ये काम करेगा और 300 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन होगी, तो एनिलीन बन जाएगा C6H5NH2। तो ये आपका जो बेंजीन रिंग है, इसको बोला जाता है, अगर कहीं पर एक आपका हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया गया तो C6H5 को फेनिल बोला जाता है। तो ये आपका C6H5 और यहाँ से NH2 ऐड है पैरा पोजीशन पर, तो ये आपका एनिलीन हो जाएगा और जल का एक अणु निकल जाएगा, ठीक। तो अमोनिया से अभिक्रिया फिनाल अगर करेगा तो एनिलीन का निर्माण होगा। यहाँ पर ये अगली हेडिंग है एसिलीकरण, ठीक। अब एसिलीकरण में क्या होता है? एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन फिनाल की दिखाई जाती है। ये आपका CH3COCl एसिटिल क्लोराइड है। तो एसिटिल क्लोराइड से फिनाल जब रिएक्शन करेगा तो एस्टर बनेगा, लेकिन किसके सापेक्ष? फेनिल के सापेक्ष आपका एस्टर होगा, तो इसे हम फेनिल एस्टर कहेंगे। अब रिएक्शन देखते हैं, तो ये आपका फिनाल हो गया प्लस CH3COCl रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका फेनिल एस्टर है, ये आपकी बेंजीन रिंग, और यहाँ पर देख सकते हैं COOCH3, ठीक। तो ये आपका ये जो हाइड्रोजन है, क्योंकि दो तरीके से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, या तो पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे ब्रेक हो जाता है ना, या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बंध है ये ब्रेक होता है। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ मिलके HCl का एक अणु बना लेगा, ठीक। और बचा जो आपका यहाँ पर CO और ये आपका एक O, तो COO और CH3 ऐड हो जाएगा, तो ये आपका फेनिल एसीटेट बन जाएगा। तो यहाँ पर एसिलीकरण में क्या होता है? एसिटिल क्लोराइड से फिनाल की रिएक्शन कराई जाती है, बनता क्या है? फेनिल एस्टर बनता है HCl के एक अणु के साथ। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं ये एसिलीकरण के अंतर्गत ही रिएक्शन इस्तेमाल की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर क्या किया गया था? CH3COCl यानी एसिटिल क्लोराइड इस्तेमाल किया गया था। एलिफेटिक के केस थे, यहाँ पर एरोमेटिक के केस से आप इस्तेमाल करेंगे C6H5COCl। तो यहाँ पर CH3 की जगह पर C6H5 यानी फेनिल इस्तेमाल किया गया है। तो ये आपका C6H5COCl को बोला जाता है बेंजाइल क्लोराइड। तो फिनाल बेंजाइल क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा, तो फिनाल बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके फेनिल बेंजोएट बनाएगा, ठीक। अरे सिंपल है, जैसे वहाँ से आपने क्या किया था, ये वाला हाइड्रोजन और यहाँ का जो Cl, ये वाला Cl मिलके HCl निकाल दिया था। यहाँ पर भी वही करेंगे, ये आपका हाइड्रोजन ये Cl के साथ मिलेगा, HCl का एक अणु बनाएगा और बाहर हो जाएगा। और ये आपका CO और ये आपका O, तो COO और फिर उसी के आगे ये C6H5 जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा फेनिल बेंजोएट। ये अगला पॉइंट है जिसमें फिनाल की रिएक्शन दिखानी है मेथिल अल्कोहल से अभिक्रिया। तो आपका ये जो फिनाल है मेथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? CH3OH को मेथिल अल्कोहल बोला जाता है। C6H5 आपका फिनाल है, तो फिनाल मेथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करके एनिसॉल बनाता है। ये अभी पीछे भी बना है जब हमने मेथिल आयोडाइड से रिएक्शन फिनाल की दिखाई थी। तो फिनाल मेथिल अल्कोहल CH3OH से अभिक्रिया करेगा तो एनिसॉल बनाता है जल के एक अणु के साथ। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएं जो बेंजीन रिंग से संबंधित हैं, और ये सिंपल भी है और आसानी से इनको हम एक तरीके से याद भी कर सकते हैं और पूछी भी जाती हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, और सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं हैलोजनीकरण की बात की गई कि हैलोजनीकरण क्या होता है। तो हैलोजनीकरण का मतलब जो आपके हैलोजन है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी रिएक्शन हमें फिनाल से दिखानी। तो अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं
तो Br2 से रिएक्शन फिनाल की दिखाई गई है कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में। ये जो आपका कार्बन डाइसल्फाइड विलायक का काम करेगा, तो कार्बन डाइसल्फाइड विलायक की उपस्थिति में फिनाल और ब्रोमीन की रिएक्शन कराते हैं तो मिश्रण प्राप्त होता है किसका, आर्थोब्रोमोफिनाल का और पैराब्रोमोफिनाल का। ये आपकी पोजीशन आर्थो है जिससे आपको Br ऐड करके दिखाना, और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर पहले से OH लगा। ये आपकी आर्थो पोजीशन है, ये वाली पैरा है, ये वाली मेटा है, ठीक। तो कार्बन डाइसल्फाइड विलायक की उपस्थिति में फिनाल ब्रोमीन से रिएक्शन करता है तो आर्थोब्रोमोफिनाल प्लस पैराब्रोमोफिनाल का मिश्रण देता है। रिएक्शन हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एक्स्ट्रा और क्या निकलेगा, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा निकलेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्योंकि यहाँ से आपका एक Br यहाँ इस्तेमाल हुआ है और इसको अगर हटा दे तो ये बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पोजीशन से हमने क्या किया था, एक ब्रोमीन परमाणु को जोड़ा था, तो हमने क्या किया था, यहाँ से हाइड्रोजन लिया और यहाँ का एक जो ब्रोमीन बचा उसके साथ मिलके हमने क्या किया, एक HBr बना दिया। तो यहाँ से हम HBr माइनस में दिखा सकते हैं और अगर यहाँ लिखेंगे तो प्लस HBr लिखेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा एक रिएक्शन। ये आपकी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर हम फिनाल की अपक्रिया ब्रोमीन जल से कराते हैं तो क्या बनता है, देख सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका फिनाल है ब्रोमीन जल से रिएक्शन करता है, इसको बोला जाता है ब्रोमीन जल। ये आपका कॉमन ब्रोमीन है, यहाँ पर हमें क्या इस्तेमाल करना, ब्रोमीन जल, ठीक। तो Br2 को आपको जल में ऐड कर लेना। तो फिनाल ब्रोमीन जल से रिएक्शन करता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी कि सफ़ेद अवक्षेप देता है किसका, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल का, ठीक। तो यहाँ पर ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा हो जाती है कि अगर फिनाल ब्रोमीन जल से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तो फिनाल ब्रोमीन जल से रिएक्शन करता है तो सफ़ेद अवक्षेप देता है और वो होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल का। रिएक्शन ये आपकी है, 3 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे, 3 ब्रोमीन के परमाणु मिल जाएंगे, जिससे हम क्या करेंगे, इस तरीके से 2 आपके आर्थो पोजीशन पर ऐड कर देंगे, एक पैरा पर ऐड कर देंगे, और यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर का, एक इधर का और एक इधर का, 3 हाइड्रोजन मिलेंगे। और यहाँ टोटल कितने ब्रोमीन के परमाणु हैं, 6, तो 3 यूज हुए, 3 बच गए। तो इस तरीके से -3 HBr भी मिलेगा। तो यहाँ पर -3 HBr लिखें या यहाँ पर +3 HBr लिखें, तो ये हो जाएगी रिएक्शन। ये दूसरी रिएक्शन है सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण किसे कहते हैं, अब इसके बारे में देखना है। तो फिनाल सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करता है तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण बनाता है, ठीक। तो यही पूरा प्रोसेस आपका सल्फोनीकरण कहा जाता है। तो ये आपका फिनाल है, ठीक। ये आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम थोड़ा सा तोड़ के इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक H इधर का, एक O इधर का, तो HO, और इधर का एक आपका H बचा, इसको इधर रखा, और यहाँ SO4 से SO3 बचा, तो इसको तोड़ के ऐसे लिख दिया गया SO3H, ठीक। तो ये आपका सिंगल बॉन्ड SO3H आपका सल्फोनिक समूह है, ठीक। ये आपका OH अलग हो जाएगा। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा आर्थो पोजीशन वाला, ये वाला हाइड्रोजन, वो क्या करेगा, OH के साथ मिलके H2O बना लेगा, ठीक। यानी कि H2O का एक अणु बाहर हो जाएगा, और जो ये आपका सिंगल बॉन्ड SO3H सल्फोनिक समूह है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस होकर उसी जगह पर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आर्थो पोजीशन पर SO3H ऐड हो गया, ठीक। और इधर का जो हाइड्रोजन था वो OH के साथ मिलके H2O के रूप में बाहर निकल गया। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बन गया आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और यहाँ पर कुछ मात्रा में ये भी बनता है, इसलिए इसका भी जिक्र किया गया है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अगर हम चाहें तो इसको ही केवल दिखा सकते हैं कि जो फिनाल होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म किया जाता है तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है या प्राप्त होता है, और इसी पूरे प्रक्रिया को या प्रोसेस को हम सल्फोनीकरण कहते हैं। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण। तो नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण में क्या होता है, फिनाल सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो आर्थोनाइट्रोफिनाल और पैरानाइट्रोफिनाल का मिश्रण बन जाता है, और इसी पूरे प्रोसेस को हम नाइट्रीकरण कहते हैं।
मतलब एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि जो फिनाल है वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके ऑर्थोनाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल का मिश्रण देता है। ठीक, अब यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हैं, ये आपका फिनाल है C6H5OH प्लस सांद्र HNO3। अब यहाँ पर ये जो HNO3 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HONO2, यहाँ का H और यहाँ का O तो HO, और यहाँ से आपका क्या बचा 2 ऑक्सीजन तो NO2, ऐसे लिख सकते हैं। सेम प्रोसेस जैसे ऊपर हुआ वैसे ही यहाँ पर ये आपका ऑर्थो पोजीशन वाला हाइड्रोजन ये आपका नाइट्रो समूह है, इससे रिप्लेस हो जाएगा। तो ये आपका हाइड्रोजन OH के साथ मिलके H2O का एक अणु बनाएगा और बाहर निकल जाएगा, और जो ये आपका नाइट्रो समूह है वो ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ऑर्थो पोजीशन पर NO2 जोड़ा गया। तो यहाँ पर ऑर्थोनाइट्रोफिनाल बनता है स्पेशली, और अल्प मात्रा में पैरानाइट्रोफिनाल भी बनता है, लेकिन मुख्य आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनाल है। ठीक, अब यहाँ पर देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट आपका प्रोडक्ट बना पिक्रिक अम्ल। ये पिक्रिक अम्ल क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो जब फिनाल की अभिक्रिया हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमने क्या किया, यहाँ पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल ले लिया, ज़्यादा मात्रा में 3 मॉलिक्यूल ले लिए नाइट्रिक अम्ल के, उपस्थित सांद्र H2SO4 की रिएक्शन करवाई। तो रिएक्शन करवाने पर हुआ क्या कि यहाँ पर हमने क्या किया था कि 3 HNO3 के मॉलिक्यूल लिए थे, तो 3 HNO3 के मॉलिक्यूल लेने पर हुआ क्या, हमारे पास 3 NO2 मिल गए। तो 2 ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर लगा दिया। इसके बाद में जो आपका OH है वो पहले से पैरा पोजीशन पर लगा है, तो उसको वैसे के वैसे लगा देंगे। तो यहाँ पर होगा क्या कि आपके 3 NO2 यूज हो गए। ठीक, तो इस तरीके से 3 NO2 को हमने ऐड कर दिया। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बना इसको नाम देंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। नंबरिंग करेंगे ना, तो ये आपकी पैरा पोजीशन जिससे ये आपका हाइड्रोक्सिल समूह लगा है ये बड़ा क्रियाशील होता है, इसीलिए इधर ही से नंबरिंग की जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर है NO2, 4 पर है और 6 पर है, इसलिए 2 4 6, 1 2 3 है इसलिए ट्राई। NO2 के लिए नाइट्रो शब्द इस्तेमाल होता है तो नाइट्रो, बाकी क्या है C6H5OH फिनाल है। तो ये आपका हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, जिसे हम शॉर्ट में TNP के नाम से भी बोल सकते हैं या जानते हैं, और इसका एक नाम और होता है पिक्रिक अम्ल। तो ये पिक्रिक अम्ल येलो कलर का होता है, और इसके अलावा ये क्रिस्टल के तौर पर होता है और मोर एसिडिक होता है या प्रबल अम्ल के तौर पर काम करता है। ठीक, तो इसके बारे में हमें अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप पिक्रिक अम्ल के बारे में क्या जानते हैं, या फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, या फिनाल से TNP कैसे बनाएंगे। ये व्हाट हैपेंस का क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता रहता है। ठीक, तो आप फिनाल के माध्यम से नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करा के पिक्रिक अम्ल बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और हम अगले वीडियो में बात करेंगे बचे हुए फिनाल के रासायनिक गुणों के बारे में, क्योंकि इसके बाद के जो रासायनिक गुण हैं फिनाल के वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि उसमें फिनाल से रिलेटेड आप फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, कोल्वे अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, राइमर टीमैन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, गाटरमैन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, इस युग्मन अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, और फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया अगर फिनाल करेगा तो क्या बनाएगा। तो ये कई सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रासायनिक गुण हैं जिनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ये आपका बीच का इम्पॉर्टेंट आपका वीडियो बना, और आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और इसके बाद में जो थर्ड वीडियो होगा फिनाल से रिलेटेड उसमें आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो इतना आप तैयार करिएगा, बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।